उत्तराखंड भाजपा की सियासत में एक बार फिर बवंडर उठा है और ये बवंडर की शुरुआत गैरसैंण में आयोजित जो मानसून सत्र था तब हुई। और तब कैसे हुई, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है और किस किस तरह के मुद्दे सामने आए और इसमें भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है किस तरह से करवट बदल रही है, ये देखने वाली बात है। और ये करवट बदलती पॉलिटिक्स भाजपा में किसको नुकसान करेगी, खेमेबंदी को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, और किस तरह से आगे की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमल लाने वाले हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय हो गया। बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं, बड़े नेता लॉजिकल चीज़ों को लेकर के आमने सामने आ गए हैं और ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं जिन्हें समेटना भाजपा के बड़े कर्णधारों के लिए, नीति निर्धारकों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा किसने कब और क्या कहा और किसका रुख किस तरह से बदला और किसके रुख में तलखी आई है और कौन बचाव की मुद्रा में है। गैरसैंण के विधानसभा सत्र में निर्दलीय विधायक खानपुर उमेश कुमार ने एक बात कही। भ्रष्टाचार पर बातचीत करते हुए उमेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के टेन्योर के जो मामले थे उनको सदन के भीतर रखा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुप्ता बंधुओं को जो एक कारोबारी के सुसाइड के केस में जेल में बंद थे, भी हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है, त्रिवेंद्र को उनको Z+ की सिक्योरिटी देने के मामले में घेरा और भाजपा के विधायक पूरे सदन में शांत बैठे मूक दर्शक बने, देखते रहे। पूरी ट्रेजरी बेंच चुप रही और केवल देखती रही। उमेश कुमार ने अपने वक्तव्य के बिल्कुल अंत में ये बात कही कि गुप्ता बंधुओं का, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 500 करोड़ रुपए की एक धनराशि का कलेक्शन होकर रखा गया था जो सरकार गिराने के लिए उपयोग में लाया जाना था या दुरुपयोग में लाया जाना था। लेकिन असल बात यह है कि वो 500 करोड़ रुपए आखिर किसने कलेक्शन किया और किसके इशारे पर किया। सबसे पहले आप गैरसैंण विधानसभा में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के उस वक्तव्य पर गौर कीजिए जो उन्होंने सदन में दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सारा कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको यूएसए में प्रतिबंधित किया गया, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते साउथ अफ्रीका में प्रतिबंधित किया गया, जिसको यूएई में प्रतिबंधित किया गया, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज देहरादून के अंदर फॉर्म की गई। हेरिटेज एविएशन, अधिकतर हवाई जहाज इस राज्य में हेरिटेज एविएशन के उड़ते हैं। माननीय भी उसमें बहुत सारे सफर करते हैं, हमने भी किया है, लेकिन पैसे देकर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि हेरिटेज एविएशन के साथ ऐसा क्या प्रेम है कि जितनी सेवाएं यहां शुरू की गई सारी हेरिटेज एविएशन कर रही है। पूरे हेलीपैड पर शस्त्र धारा के उनका कब्जा है, उनकी काट तक अंदर है। मैं दूसरी कंपनी फॉर्म की गई, सारा कंप्यूटर्स की सब्सिडरी कंपनी दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ करार किया, 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। इसके बाद सियासत गर्मा गई और सत्र के समापन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री से ये बात पूछी गई तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर कोई वक्तव्य किसी मान्य सदस्य का आया है तो सदन को ही उसमें कुछ करना चाहिए, हम अपने लेवल पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं। सब जान रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस पूरे एपिसोड को अनदेखा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत कोई मुकम्मल जवाब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा, आप एक बार उसको भी सुन लीजिए। उन्होंने सदन के अंदर बोला है तो निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, और इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां, और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। आप लोगों के पास ऐसे इनपुट हैं सर, क्या ऐसी कोई ताकतें ऐसा करने की सोच रही है या ऐसा कर सकती हैं? अब सदन के अंदर कल आप सब लोगों ने सुना। इसके बाद एक बवंडर भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठा। दिल्ली से लेकर देहरादून तक भाजपा के भीतर कयासबाजी और अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। कौन सरकार गिराने वाला था, किसकी सरकार गिराने वाला था। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा दो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक को जब सदन में लपेटा जा रहा था तो भाजपा के विधायक और भाजपा की ट्रेजरी बेंच क्या कर रही थी, ना विपक्ष बोला, ना सत्ता पक्ष बोला, ना उस पर कुछ हुआ। एक हो हल्ला होकर उसको अग्राह्य कर दिया गया।
निर्दलीय उमेश कुमार के वक्तव्य को उसको ग्राह्यता पर सुनने के बाद अग्राह्य कर दिया गया और इसका मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हो चुकी थी, कार्रवाई हो या ना हो। सीबीआई जांच, ईडी जांच, इसकी मांग विधानसभा में जो भी जिस पर भी बातचीत होनी थी वो सब हो चुका था। इसके बाद चूंकि ये रिएक्शन आना लाजमी था और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसके प्रत्युत्तर में कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए क्योंकि नहीं, बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए। सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूं। गंभीर और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो और चाहे उत्तराखंड की विधानसभा रही हो और चाहे भारत की लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो, क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा है कि लोकसभा का तो मैं सदस्य रहा ही हूं 2 बार, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते राज्यसभा को भी में भी मैं सहभागिता करता था, प्रश्नोत्तर देना या उनके चर्चा में सम्मिलित होना। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं की गरिमा हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। इसके बाद आज मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत ही विस्तार से अपनी बात कही। सदन के भीतर उनको लेकर जो टिप्पणी की गई थी, निशंक को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, तमाम उन चीज़ों को लेकर के जो भी कुछ हुआ, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी में जो अपनी बात कही वो भी आप जरा गौर से सुनिएगा। एक एक शब्द उनका बहुत कीमती है। अन्य जनप्रतिनिधि हैं जो विधायक लोग हैं, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के आम लोगों के बारे में एक धारणा है देश में कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार होते हैं, उत्तराखंड के लोग अपने मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं, परिश्रमी हैं। और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है, और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। दूसरी चीज़ जो सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। किसी भी विधायक ने, न सरकार ने किया है, जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी नहीं किया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी इसका कहीं पर भी कोई खंडन नहीं किया है। और निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, और नहीं अनुभवी व्यक्ति है, और नहीं उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है,
इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। ये जरूर है कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होता। त्रिवेंद्र के शब्दों पर आपने गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि निशंक जी का 35 साल का संसदीय कार्यों का, संसद का, विधानसभा का अनुभव है, तो उन्होंने जो कोई बात कही है तो उसका उन्होंने समर्थन किया। और निशंक और त्रिवेंद्र को उत्तराखंड की राजनीति में एक दूसरे की विपरीत माना जाता था। दोनों के बीच कभी एक समन्वय कभी नहीं देखा गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरब थे तो निशंक पश्चिम थे। अब ऐसे में चूंकि दोनों के खिलाफ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में जो वक्तव्य दिया, तो यहाँ से त्रिवेंद्र का रुख निशंक के लिए थोड़ा बदला और उन्होंने निशंक की तारीफ की, निशंक की बात को बल दिया और उन्होंने कहा कि अब वाकई जो निशंक जी ने कहा है उसकी एक जांच बनती है और ये जांच सरकार को करानी चाहिए। सरकार इस जांच से क्यों भाग रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कुल मिलाकर भाजपा में इस समय आप देखेंगे कि जब पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा शपथ ली तो निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जब उस समय हरिद्वार से सांसद थे और पुष्कर सिंह धामी, दोनों के बीच काफ़ी जुगलबंदियां देखी गई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और राज्य की भाजपा में ये मैसेज चला गया था कि भले ही पुष्कर सिंह धामी का कोई विरोध करता रहे, लेकिन निशंक एकदम आकर के साथ खड़े हो गए। लेकिन जिस दिन सदन के भीतर निशंक के लिए, निशंक के कार्यकाल के हाइड्रो प्रोजेक्ट और सिटूरजिया मामले में, उसके प्रकरण में जो भी धांधली की बात उमेश कुमार ने कही और सरकार की तरफ से उसका कोई बहुत ज़ोरदार जवाब नहीं दिया गया, तो निशंक की बातों में कुछ बदलाव देखने को मिला और इस पूरे के पूरे प्रकरण ने निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक प्लेटफार्म पर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों धुर विरोधी, लेकिन दोनों भाजपा नेता हैं, दोनों धुर विरोधी इस मामले में एक साथ आकर खड़े हो गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से करवट बदल ली। अब ये जो एक नई जुगलबंदी निशंक और त्रिवेंद्र की निकल करके आई है और पहले धामी के साथ निशंक की एक अच्छा समन्वय था, एक अच्छा व्यवहार था, लेकिन इस सदन में जो हुआ उसके बाद निशंक और त्रिवेंद्र का एक साथ आ जाना, ये यहाँ की राजनीति में नया है। भले ही दोनों नेता एक ही पार्टी के हों, लेकिन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति में किस तरह की रणनीति पर कौन नेता काम करता है, किसका कैंप मजबूत होता है, किसका कमज़ोर होता है, अभी कौन किसके खेमे में जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर खेमेबंदी एकदम चरम पर है और नेताओं ने अपनी अपनी गोटियाँ बिछा दी हैं। हर कोई अपनी रणनीति से काम कर रहा है और यहाँ पर भविष्य में क्या होगा ये बहुत कहना मुश्किल है।